हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 4 को लेकर उपस्थित हैं और यह जो गणित का अध्याय 4 है यह आपका द्विघात समीकरण है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के विषय में चर्चा करते हैं कि आखिर ये द्विघात समीकरण होता क्या है। और हाँ, इसके पहले हम आपको बता दें, ये जो आपका बीजगणितीय पोर्शन है, इस बीजगणितीय पोर्शन से आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 18 नंबर का प्रश्न आपके इस बीजगणितीय पोर्शन से किया जाना है। इस दृष्टिकोण से यह चैप्टर बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में हमने इसके पीछे बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा कर लिया है। आज हम लोग पहुंचे हैं द्विघात समीकरण पे। सबसे पहले हम ये समझेंगे द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन द्विघात समीकरण से पहले हम द्विघात बहुपद की भी चर्चा करेंगे। आखिर द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया था, आपका क्वेश्चन पूछा गया था, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अभी आप इसे देखेंगे, आप स्वयं अपने आप का आकलन कर पाएंगे कि हमारी पकड़ कितनी मजबूत है या कितना कमजोर है। चलिए ऑप्शन देता हूं। द्विघात बहुपद है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दूसरा x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0, तीसरा x माइनस 7x, ठीक। और चौथा आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्विघात बहुपद है, यह प्रश्न एक बार आया हुआ था और ऐसे ही प्रश्न आपसे किया गया था। बताइए आप क्या इसमें आंसर लगाएंगे। द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुपद के ही रूप में है, ये भी बहुपद के रूप में है और ये भी बहुपद के रूप में है। लेकिन अब इसमें से आंसर क्या सही होगा, चलिए दोस्त देखते हैं इसका आंसर क्या सही होता है। और अब इसी के आधार पर हम पहले ये समझेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द्विघात बहुपद पर, द्विघात बहुपद पर। आखिर ये द्विघात बहुपद होता क्या है, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण पर, ठीक। ये द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर की घात अधिकतम 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। लेकिन बात ये फंस रही कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि द्विघात बहुपद को जब 0 के रूप में लिख दिया जाए, इसी को द्विघात बहुपद को जब 0 के रूप में या द्विघात बहुपद को जब 0 के बराबर लिख दिया जाए तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में जब बराबर के रूप में यहाँ नहीं लिखा रहता तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है, और जब इसी को हम बराबर के रूप में लिख देते हैं तो यही द्विघात समीकरण कहलाता है। अब आप इसका आंसर आसानी से दे ले जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों में आप अंतर भी समझ गए होंगे। तो द्विघात बहुपद है क्या, ये तो द्विघात समीकरण है, ये हो नहीं सकता। ये भी द्विघात समीकरण, ये भी नहीं हो सकता। जब दो ठो गलत हो गए तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये आप देख रहे हैं, ये आपका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बातें समझ में आई। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है और द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। जब बहुपद को 0 के रूप में लिखा जाएगा तो द्विघात समीकरण, जब बहुपद को 0 के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो द्विघात केवल बहुपद कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बहुत कि आपका यहाँ से प्रश्न दिया जाता है कि द्विघात बहुपद कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको तो आप पहचान ही ले जाएंगे, जिस बहुपद का या जिस समीकरण का, ठीक, चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछा जाएगा द्विघात, जिसके चर की अधिकतम घात 2 रहेगी वही द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब इसका अगला टॉपिक आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसका अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण का मानक रूप। जी हाँ दोस्तों, जब आपका द्विघात समीकरण दे दे और ये कहे कि इसका मानक रूप बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे x घाते 1,
x माइनस 7x घातीय 3 प्लस 6x² प्लस 5 बराबर 0। ये कोई आपका द्विघात समीकरण है और कहा जा रहा है इसका मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण के चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देना ही द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब इस समीकरण में इसके चर की घात को या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिख दीजिए, वही आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। तो चलिए अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी घात, तो बड़ी घात वाला ये आपका माइनस 7x घातीय 3, उससे छोटी घात प्लस 6x², फिर उससे छोटी घात x, फिर उससे छोटी घात वाला ये 5 है बराबर 0। तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब समझ गए, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना क्या, चर की घात को, यही द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। यहां तक बातें क्लियर हुई। चलिए अब आते हैं, अब हम आते हैं द्विघात समीकरण के मूल पर। किस पे आते हैं? द्विघात समीकरण के मूल। आखिर ये द्विघात समीकरण के मूल होते क्या है? द्विघात समीकरण के मूल का मतलब होता है किसी भी द्विघात समीकरण में x का मान जो होता है वही उसका मूल कहलाता है या वही उसका हल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका एक सवाल दे दिया जाए x का स्क्वायर ठीक माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। ये आपके द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा जा रहा है इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या कहा कि किसी भी द्विघात समीकरण में जो x का मान निकालते हैं हम लोग, उसी को द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं या फिर उसी को हम लोग द्विघात समीकरण का हल भी कहते हैं। तो अगर आपसे मूल निकालने के लिए पूछेगा तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर। जब आप गुणनखंड करते हो तो कुछ इस प्रकार से पाते हो 3x माइनस 2x प्लस 6। ये तो आपको आता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 पदों में आप कॉमन करते हो, x माइनस 3 हो गया, फिर यहाँ 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो एक कोष्ठक में x माइनस 3, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सरल हो गया। अब इनके बराबर 0 है तो x माइनस 3 बराबर 0 रख लीजिए और x बराबर 3 उधर गया तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर एक मान ये निकल गया, आगे बढ़ते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं और x बराबर 2 उधर गया तो 2 हो गया। तो आपने देखा कि x का 2 मान निकला, 2 और 3। तो यही जो x का मान है आपका, यही क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं, द्विघात समीकरण का हल, ठीक, या द्विघात समीकरण के मूल। तो अब बातें क्लियर हुई। किसी भी द्विघात समीकरण में जो x का मान होता है वही द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, वही द्विघात समीकरण का हल भी कहलाता है। तो चलिए अब इसके हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद के गुणांक। क्या? द्विघात बहुपद के गुणांक। आखिर ये द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, इसे भी समझ लेना है। जैसे कोई आपका द्विघात बहुपद लिखा है या द्विघात समीकरण लिखा है, चलिए द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे x का स्क्वायर 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर आपके द्विघात बहुपद के गुणांक निकालने हैं। तो इस द्विघात बहुपद के गुणांक में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे इसमें x² का गुणांक क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक का मतलब x² के सामने गुणे के रूप में जो होगा वो x² का गुणांक होगा। और x का गुणांक यदि आपसे पूछे x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ जो x के साथ गुणे के रूप में लगा हुआ है अर्थात -7। इस प्रकार से आपने देखा द्विघात बहुपद में जो गुणांक है x² का गुणांक आपका 2 हो जाएगा और x का गुणांक यहाँ x का गुणांक मतलब x के साथ जो गुणे के रूप में लगा है वो x का गुणांक हो जाएगा। और हाँ, ये जो द्विघात बहुपद के गुणांक है अभी आगे आपको ये टॉपिक मिलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर बस इतना ही समझिए आप। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब जो अगला टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से आपके प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले भी जो हमने पढ़ाया ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, वो भी है। वहाँ से आपके बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है। हाँ, अब इसका जो अगला टॉपिक है ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2, 3, 4 अंकों में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से होंगे। तो चलिए द्विघात समीकरण को हल
द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। क्या जो अगला टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि में हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल किया जाता है। कितने विधि से हल किया जाता है? 3 विधि से। पहली विधि है इसकी गुणनखंड विधि द्वारा। क्या? गुणनखंड विधि से। ठीक है। और जो दूसरी विधि होती है हमारी वो होती है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी जो विधि होती है आपकी वह यह होती है श्रीधराचार्य सूत्र से। किससे? श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि में द्विघात समीकरण को आप 3 विधि से हल कर सकते हो। पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र के प्रयोग से आप इन्हें हल कर सकते हैं। और आप देखे होंगे, आप पेपर उठाकर देखिएगा, इन तीनों विधियों से लगातार प्रश्न आपके किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। इन तीनों विधि में से किसी से करे ना करे, परंतु पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना ये जरूर पूछेगा। नोट कर लीजिए इस बात को, जब बोर्ड एग्जाम बीत जाएगा तब आप कहिएगा कि सर आप सही बताए थे, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने की विधि से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन तीनों विधियों को देखेंगे और यहाँ से एक एक प्रश्न हम लोग हल करके सीखेंगे कि कैसे प्रश्न हल करना है। चलिए, आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपका क्वेश्चन दिया जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्या? गुणनखंड विधि से ठीक हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो इस प्रकार से दे सकता है कि इसे गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या तो इसे कह सकता है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, या फिर इसे कह सकता है श्रीधराचार्य से हल कीजिए। या फिर आपसे ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि गुणनखंड विधि से हल करके इनके मूल ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे कह सकता है कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करके इनके मूल ज्ञात कीजिए, या श्रीधराचार्य सूत्र से इनका मूल ज्ञात कीजिए। तो अगर मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको x का मान निकालना है, और अगर आपको केवल हल करने के लिए कहेगा तो केवल हम इसे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आप सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा, इन्हें हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं? इसके मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर हल करते हैं। कैसे करते हैं? मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर। कहने का मतलब x स्क्वायर के सामने देखते हैं, यदि कोई संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो सीधा अचर पद पे आते हैं। और यह जो अंतिम वाला अचर पद ये 6 है, अब इस 6 के लिए ऐसी कोई 2 संख्या चुनो जो गुणा करने पर 6 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो हमने देखा कि 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से इस 5 के लिए 3 और 2 वाली संख्या आपकी मिल जाती है। इन्हें हम अलग कैसे करते हैं? केवल मध्य पदों को 2 भागों में बांटते हैं, किनारे वाले वैसे ही रहते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x, 3x 2x मिलकर 5x, और 3 और 2 का गुणा करा देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस 6 है, प्लस 6 नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हुए क्रम में 2 पदों को कॉमन ले लीजिए। ठीक, इन दो पदों में क्या करना है? कॉमन लेना है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? तो आप देख रहे हैं x कॉमन है तो x को कॉमन कर लिया। जब x कॉमन है तो आपका x बचेगा, और प्लस x जा चुका है, यहाँ बचेगा 3। यहाँ क्या कॉमन होगा? यहाँ 2 कॉमन होगा, बचेगा x, और प्लस 2 3 6, 3 कॉमन होगा, बराबर 0। आगे बढ़ते हैं हम। आपने देखा कि अब हम इन्हें पुनः कॉमन करेंगे, जो कोष्ठक में है इन्हें हम पुनः कॉमन कर लेंगे, और बचेगा क्या? ये कॉमन हो चुका, बचा आपका x, ये कॉमन जा चुका, यहाँ +2 बचा इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि से हल। अगर यही आपसे थोड़ा सा और बढ़कर सवाल पूछ ले कि इनका हल ज्ञात कीजिए, या इनके हल हैं, या फिर इनका मूल ज्ञात कीजिए, अगर मूल ज्ञात करने के लिए पूछ लिया, ध्यान से देखिएगा, आप दूसरा एग्जाम्पल नहीं लूंगा इसके लिए। अगर आपसे केवल गुणनखंड करने के लिए कह रहा तो यही सवाल को छोड़ दीजिएगा।
अगर आपसे कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए इस x का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो रखेंगे क्या, x + 3 बराबर इतने बराबर 0 रखेंगे आप। तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा -3। अब इनको भी रखेंगे, x + 2 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो आपने देखा कि x का एक -2 आया और एक -3 आया, तो यही क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा कि मूल ज्ञात कीजिए तो x का मान निकालना होगा, और यदि आपसे पूछ लिया कि गुणनखंड कीजिए तो यही सवाल को छोड़ देना होगा आपको। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मूल ज्ञात करने के लिए कहता तो यहीं ला के छोड़ देते हैं, और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहता तो यहाँ तक चले जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारी बातों को बड़े गौर से ध्यान से समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था गुणनखंड विधि से हल करना। अब हम आते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। कैसे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करते हैं, चलिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका अगला सवाल है हमारा। अब हम चलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने या पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। यहाँ पर आपका एक सवाल दिया गया है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल गुणनखंड करने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की बात कर रहा है। अगर हल करने की बात कर रहा है या मूल ज्ञात करने की बात कर रहा है तो आपको x का मान तक निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहले हम सवाल को नोट करते हैं। ये है आपका 5x² - 8x - 4 = 0। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपसे कहे कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, ठीक, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इसका एक पद पूर्ण वर्ग के रूप में है। इस पूरे तीनों पदों में से क्या इसका ये पद पूर्ण वर्ग के रूप में है। यदि नहीं है तो हम इसे पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, जो x² के सामने वाली संख्या है उसी का हम दोनों पक्षों में और सभी पदों में भाग करा देंगे। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर सोचिए एक बार, अगर यहाँ पर 4x² होता तो हम इसका अभी 2x करके पूर्ण वर्ग बना लेते। अगर यहाँ 9x² होता तो अभी इसका 3x करके हम पूर्ण वर्ग बना लेते, परंतु यहाँ 5x² दिया है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाएं। इसके पास दो ही तरीका है, या तो इसे करड़ी में करके बना सकते हैं, या फिर एक काम करें, यहाँ से 5 को हटा दें। अगर यहाँ से 5 हट जाएगा तो बड़े आसानी से x वाला पोर्शन पूर्ण वर्ग में बन सकता है। तो इस 5 को गायब करने के लिए एक काम करेंगे, 5 से दोनों पक्षों में भाग करा देंगे। क्या करेंगे, 5 से दोनों पक्षों में भाग। चलिए देखिए, लिखेंगे यहाँ 5 से दोनों पक्षों में भाग। अब जब भाग कराइएगा तो ये 5x² बटे 5 हो जाएगा, -8x बटे 5 हो जाएगा, और ये -4 बटे 5 हो जाएगा, बराबर 0 बटे 5 हो जाएगा। ठीक। अब जब यहाँ 5 में 5 से भाग दिलाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो ये कैंसिल होने वाले हैं नहीं। यहाँ बचा आपका x² माइनस ये हो जाएगा आपका 8x बटे, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 8 बटे 5x या 4 बटे 5 बराबर ये 0 में किसी संख्या से भाग दिलाएंगे 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब इसका पहला पद पूर्ण वर्ग में हो, दूसरा इस प्रकार से हो, तो यहाँ तीसरा क्या होना चाहिए, नियम होता है। वो नियम आपको हमने यहाँ नहीं पढ़ाया है। इसके पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने के 2 नियम होते हैं, हालांकि आपकी किताब में केवल एक नियम दिया गया है। ठीक है, चलिए नियम पर चर्चा नहीं की है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से सीख लीजिए। जब एक पद पूर्ण वर्ग में हो, दूसरा इस प्रकार से हो, तो यहाँ तीसरा क्या होना चाहिए, इसी x के गुणांक का, इसी x के गुणांक का, इसके गुणांक का आधे का वर्ग होना चाहिए। तो आप देख रहे हो x का जो गुणांक है, x का गुणांक 8/5 है, इसके आधे का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। कहाँ पर, तीसरे पद पर। तो जब आप इसे सरल कराओगे तो 8/5 का गुणा 2 से होकर 5 दूना 10, इसका क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। अब इनका अगर आप वर्ग कर दिए हैं, अगर आप इसे कैंसिल कराना चाहें तो करा सकते हैं, 2 चौक और 2 पचे 10, अर्थात इसे लिख सकते हैं 4/5 का वर्ग। अब क्या करेंगे, ये जो 4/5 का वर्ग आया है, इसे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे, x²
माइनस 8/5x और प्लस क्या जोड़ना है 4/5 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, फिर 4/5 का स्क्वायर एक बार घटा देंगे। अब ये जो 4/5 है इन्हें आपको लिखना पड़ेगा, इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब 4/5 आया कहाँ, हमने कहा था यक्स के गुणांक का आधे का वर्ग। 5 का गुणा 2 से करा दिया, 5 दूनी 10, 8/10 हो गया। यहाँ से कैंसिल करा के यहाँ तक मान लेकर आया, वही एक बार जोड़ा हूँ एक बार घटाया हूँ। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक काम करेंगे और यहाँ से यहाँ तक दूसरा काम करेंगे। कैसे, देखिए इन पदों में जो स्क्वायर में है उन्हें लिख लीजिए, ये स्क्वायर में है इन्हें भी लिख लो। तीसरे पद के सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाकर पूरे का वर्ग हो जाता है, ठीक। यदि आप इसे सरल करोगे फिर यही प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसे पूर्ण वर्ग के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। माइनस अब यहाँ आपका हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 5 बचे 25 माइनस ये 4 बटे आपका हो गया 5 बराबर 0। अब इन्हें अलग से जरा कहीं सरल कर लीजिए। कैसे सरल करेंगे, क्या प्राप्त होगा देखते हैं। यहाँ पर आपका लासा हो जाएगा 25, एलसीएम आपका 25 आया, ये हो गया आपका -16, फिर 5 बचे 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो ये जुड़कर आपके आ गए आपके -36 और बटे 25। तो कहने का मतलब इनको जब हम सरल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x - 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस ये 36/25 इक्वल टू 0। अब जब इतना आ गया तो एक काम कीजिएगा क्या कि जैसे ये पूर्ण वर्ग में है वैसे इनको भी पूर्ण वर्ग में बना लीजिए। तो आप देखेंगे x - 4/5 ये आपका पूर्ण वर्ग में है, माइनस इनको अगर पूर्ण वर्ग में बनाना चाहे तो 36 के लिए 6, 25 के लिए 5, अर्थात 6/5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर 0। अब इसे आप देखेंगे कि ये वर्गांतर का सूत्र है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस b और दूसरे कोष्ठक में a माइनस b वाला क्या है फार्मूला है। अब इसी आधार पर इनको रख दीजिए। एक पहले कोष्ठक में क्या होगा, इतना प्लस इतना, तो पहले कोष्ठक में इतना प्लस इतना कर लीजिए, x - 4/5 और प्लस 6/5। दूसरे कोष्ठक में इतना ऋण इतना, तो x - 4/5 माइनस 6/5 इक्वल टू 0। जब इन्हें आप सरल कराइएगा तो आपको मिलेगा x, अब माइनस हर समान है, हर को लिख लीजिए, अंश डायरेक्ट जुड़ते घटते हैं, ये -4 माना जाएगा, ये +6 में से 4 गया तो -2 हो जाएगा, अर्थात -9। यहाँ पर आते हैं x, अब ये माइनस है, माइनस लगा लीजिए, हर समान है, हर को लिख लीजिए, -4 और -6, -4 और -6 मिलके -10 हो जाएगा बराबर 0। इन्हें और सरल कराइएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, x - 2/5 और बराबर x - 2 इक्वल टू 0। हमसे यहाँ पर सवाल कहा गया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, तो हल करने के लिए जब भी पूछता है तो समझ लीजिए आपको वहाँ पर x का मान निकालना है। चलिए अब इतने बराबर 0 रखते हैं, तो जब इनके बराबर 0 रखेंगे तो x - 2/5 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 2/5 और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इनको रखते हैं तो x - 2 बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया 2। तो आपने देखा कि x का 2 मान प्राप्त हुआ, एक आपका प्राप्त हुआ 2/5 और एक आपका प्राप्त हुआ 2। तो इस प्रकार से इसका जो हल हो जाएगा या इसका जो मूल हो जाएगा वो आपका 2/5 या 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि पूर्ण वर्ग बनाकर इस प्रकार से हल किया जाता है सवालों को। और हाँ, अब अंतिम चरण में ये भी बता दूं कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि चाहे मेरे द्वारा आपको समझ में आए, चाहे बुक से, चाहे जहाँ से चाहे जैसे, ये पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना सीख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ये फिक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम यही बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने देखा कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लिया, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर लिया। अब सीढ़ीधराचार्य सूत्र से हल करना बाकी रह गया है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे भी सीढ़ीधराचार्य के सूत्र से हल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल नहीं बल्कि इसी एग्जाम्पल को हल करेंगे और जरा देखेंगे क्या यही आंसर आता है। चलिए चलिए देखते हैं भाई। अब इसे हमें सीढ़ीधराचार्य से हल करना है, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा को सीढ़ीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण से आपको निकालना पड़ेगा ABC का मान। ठीक, तो द्विघात समीकरण से आपका
समीकरण से क्या निकालना है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही ए होता है। बी क्या होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वही बी होता है चिन्हों सहित। और सी क्या होता है, जो अचर पद होता है वही आपका सी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले द्विघात समीकरण से ए बी सी प्राप्त कर लेंगे। कैसे ए बी सी प्राप्त करेंगे, अब ये मत कहिएगा, अगर हम पूरा लिखना चाहें तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ये चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझिएगा। अब जब इससे आप तुलना कराएंगे तो ए का मान आपको मिल जाएगा कितना, 5, बात वही पड़ा। बी का आपको मान मिल जाएगा -8 और सी का मान आपको मिल जाएगा -4। अब बातें क्लियर हो रही हैं, अब समझ में आ रहा है ना। चलिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं लिखते हैं तभी कोई बात नहीं, लेकिन लिख देंगे तो सवाल सही माना जाता है, बस यही फर्क है। आते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, हल करना है तो एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वह होता है -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac अपान 2a। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। -b कितना है, b का मान आपका -8 है, -8 रख दीजिए प्लस माइनस। b कितना है, -8 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए -4 गुणे a कितना है आपका, a है आपका 5 गुणे सी कितना है आपका -4। अब बटे यहाँ क्या है 2 और गुणे ए कितना है आपका 5 है। ठीक, चलिए इसी को सरल करा लीजिए। माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस √ 8 अठाई ये आपका हो जाएगा 64, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 चौक 20, 20 चौक 80 बटे 5 दूना 10। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, जब यहाँ तक क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं। तो 8 प्लस माइनस 80 और 64, 8 6 14, ये हो जाएगा आपका 144 और बटे क्या हो जाएगा 10। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए x बराबर आपका हो जाएगा 8 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल होता है 12 और बटे क्या है 10। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि एक बार 8 प्लस 12 लिखना है और एक बार 8 माइनस 12 लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 8 प्लस 12 8 प्लस 12 बटे 10 और फिर एक बार क्या हो जाएगा 8 माइनस 12 बटे 10। तो आपने देखा कि 12 8 20 बटे 10 और इसमें से गया -4 बटे 10। तो x बराबर 10 दूना 20 2 आया और 2 दूना 4 2 पचे 10, यहाँ -2 बटे 5 आया। एक बात यहाँ फंस रही है कि माइनस यहाँ क्यों नहीं आया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई हम लोगों से। 8 अठाई 64, 4 चौक 16। ठीक 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 सही है यहाँ तक। मुझे लगता है कि अगले सवाल में कोई मिस्टेक हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया, गलती सबसे हो सकती है। तो जहां पर हम चिन्ह नहीं लगाए होंगे, ठीक, जहां पर हम चिन्ह नहीं लगाए होंगे उस चिन्ह को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपका आंसर वही आया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि होती है। गुणनखंड विधि से भी हमने हल कर लिया, पूर्ण वर्ग बनाकर भी हमने हल कर लिया, श्रीधराचार्य से सूत्र से भी हल कर लिया। अगर केवल गुणनखंड करने की बात करेगा तो केवल गुणनखंड करेंगे, अगर हल करने की बात करेगा, मूल ज्ञात करने की बात करेगा तो उसका पूरा x का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए अब इसी के साथ हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि एग्जाम के लिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। किसमें पहुंचे हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तर विविक्तकर। ठीक, अब ये द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होता है, तो आप जानते होंगे द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में जो विविक्तकर होता है वह होता है विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे सवाल अवश्य पूछा जाएगा। ठीक, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए सवाल और आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे मान लेते हैं x² - 6x + 5 = 0
का विविक्त कर बताइए, का विविक्त कर बताइए। ठीक, तो क्या बताएंगे, तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ABC का मान प्राप्त करेंगे, उसके बाद उस ABC को विविक्त कर वाले सूत्र पे रख लेंगे, वहां से आपका मान निकल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर जब आप तुलना कराइएगा तो a बराबर जो x² के सामने है, a बराबर कुछ नहीं है तो 1, b बराबर x के सामने जो है -6, b बराबर क्या प्राप्त हुआ -6 और c बराबर क्या प्राप्त हुआ आपका 5। इनसे तुलना कराने पर ABC का मान प्राप्त हुआ। जब ABC का मान प्राप्त हो गया तो आप यहाँ विविक्त कर निकाल लीजिए। क्या आप यहाँ विविक्त कर आसानी से निकाल लीजिए। विविक्त कर d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। b क्या है, b आपका दिया गया है -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान आपका 1 है और गुणे c का मान आपका कितना है 5 है। तो आपने देखा 6 × 36 - 5 × 20, तो 36 में से 20 गया आपका हो गया 16। तो ये आपका बन गया आंसर। तो इस प्रकार से जब भी द्विघात समीकरण का विविक्त कर पूछे तो विविक्त कर का सूत्र रख के आप इस प्रकार से विविक्त कर को निकाल सकते हैं। यहाँ से आपके बहुविकल्पी में प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले विविक्त कर निकालने के लिए ABC का मान प्राप्त करेंगे, वही मान आपके सूत्र में रख दिया जाएगा, काम हो जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह यह है कि इस विविक्त कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब यहां मेन हेडिंग बनेगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। अब यहां जो आपकी हेडिंग बनने वाली है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, अब ये द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होती है इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब यहां हम सबसे पहले दो खंड बनाएंगे। यहां दो खंड बनाएंगे इस प्रकार से ताकि हम सवाल भी लगा ले चले। यहां लिखेंगे विविक्त कर का मान, अर्थात विविक्त कर d का मान, और यहां क्या बनाएंगे हम, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, यहां से सवाल हर बार पूछे गए हैं, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब विविक्त कर d का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो, जब विविक्त कर जब d 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग में हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब विविक्त कर d का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग में हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति जब विविक्त कर 0 से बड़ा हो, जब विविक्त कर 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग में हो, जैसे विविक्त कर d का मान हो गया 0 से बड़ा, जैसे 4 दे दिया, 9 दे दिया, 16 हो गया। ठीक है, ये 0 से बड़े हैं और पूर्ण वर्ग में है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। इस प्रकार से जब विविक्त कर 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग में हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति परिमेय समान तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय तथा असमान होगी। क्या, वास्तविक, परिमेय तथा समान होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, समान नहीं असमान होगी। जब विविक्त कर 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग में हो तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी। और यहीं पर दूसरी कंडीशन,
जब विविक्तकर 0 से बड़ा हो पर पूर्ण वर्ग में ना हो, क्या होगा? पूर्ण वर्ग में ना हो। ठीक? जब विविक्तकर 0 से बड़ा हो परंतु पूर्ण वर्ग में ना हो तो उसके मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक अपरिमेय असमान। क्या हो जाएगी? वास्तविक अपरिमेय तथा असमान हो जाएगी। अब इसी कंडीशन में चलिए देखते हैं। जब विविक्तकर, ठीक, जब विविक्तकर 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर कर लेते हैं। जब विविक्तकर 0 के बराबर होगा अर्थात 0 के समान होगा, जब विविक्तकर 0 के बराबर होगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक परिमेय तथा समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वास्तविक परिमेय तथा समान हो जाएगी। एक कंडीशन और उत्पन्न होता है कि जब विविक्तकर 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक में आ जाए। किस में आ जाए? ऋणात्मक, यही लिख दे रहे हैं। ठीक है, जब विविक्तकर 0 से छोटा हो जाए तब मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक तथा काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। अब यहां से प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए अब सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा और प्रश्न आपका कैसे बनेगा। चलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा द्विघात समीकरण x² + 6x + 9 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। क्या? मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे? सबसे पहले जब आपसे ये सवाल पूछा जाए, कोई द्विघात समीकरण दे दे और ये कहा जाए मूलों की प्रकृति बताइए, तो सबसे पहला काम होगा आपका विविक्तकर निकालने का। और विविक्तकर निकालते कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विविक्तकर निकालने के लिए समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना, जब इनसे तुलना कराएंगे तो आपको मिलेगा a बराबर क्या मिला? 1, b बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 6 और c बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 9। तो जब a b c मान प्राप्त हो जाए तो यहां पर आप निकालिएगा विविक्तकर। क्या निकालिएगा? विविक्तकर। ध्यान से देखते जाइए, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो विविक्तकर d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। d का मान कितना है? 6 का स्क्वायर - 4 × a कितना है? 1 और × c कितना है? 9। तो 6 छक्के 36 - 9 चौक 36 और आपने देखा 36 में से 36 ये 0 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं ये जो विविक्तकर आपका d बराबर आया ये 0 के बराबर आ गया। और हमने आपसे बताया था कि जब विविक्तकर 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक परिमेय समान हो जाएगा। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूल हो जाएगा आपका वास्तविक परिमेय समान हो जाएगी। ठीक, तो अब आप समझ में आ गया होगा कि सवाल हमसे कैसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपके 2 टाइप के सवाल पूछते हैं, दोनों टाइप के सवालों पर हम चर्चा कर ले रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 3x² - 2x + 4 = 0। चलिए इसको देखते हैं। यदि दे दिया जाए द्विघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति बताइए, तो हमने कहा कि मूलों की प्रकृति जब भी पूछे तो सबसे पहले आपको विविक्तकर निकालना पड़ेगा। और विविक्तकर निकालने के लिए आपके पास a b c का मान होना चाहिए। ठीक, इस बार हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहले विविक्तकर निकालने से पहले a b c चाहिए। तो a का मान क्या मिल गया आपको? 3, b का मान क्या मिल गया आपको? -2 और c का मान कितना मिल गया आपको? 4। तो अब आप यहाँ निकालिएगा विविक्तकर। क्या? विविक्तकर d बराबर क्या हो जाएगा आपका? विविक्तकर d बराबर होता है b का स्क्वायर - 4ac। b कितना है आपका? -2 का स्क्वायर -4 × a कितना है? 3 × c कितना है? 4। चलिए अब ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 -4 चौक 16 × 48
और 48 में से जब 4 को घटाइएगा तो -44 बचेगा। क्या बचेगा? -44। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो विविक्तकर आया यह एक ऋणात्मक संख्या आ गया, और ऋणात्मक संख्या सदैव 0 से छोटी होती है। तो हमने क्या बताया कि जब विविक्तकर 0 से छोटा होगा, मतलब ऋणात्मक में आए, जब विविक्तकर 0 से छोटा होगा तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवास्तविक तथा काल्पनिक होगा। क्या लिख सकते हो? अवास्तविक तथा काल्पनिक। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि यदि आपसे मूलों की प्रकृति पूछा तो आपको ये चीजें जरूर याद रखना है, और 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं इस टाइप के सवाल फिक्स है आना, नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी 100% फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा। ऐसे ही नहीं मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये तय है। आप भले ही इसको एवॉइड कर सकें, लेकिन हम लोग इस पर एनालिसिस करके बैठे हैं, तब जाके पढ़ा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। चलिए विश्वास कीजिए, देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, सफलता अवश्य मिलेगी, घबराइए नहीं। बस आपका काम जो है आप अपना काम करते रहिए। आपका काम है मेहनत करना, आप मेहनत करते रहिए। ठीक, आगे रिजल्ट क्या होगा वो समय बताएगा। चलिए इस पे एक सवाल और आता है। क्या आता है कि जब मूल समान है तो उसमें किसी चर का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं ये अंतिम सवाल आपका। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है और 100% श्योर है कि ये इस टाइप का सवाल, ये नहीं कह रहा हूं मैं यही आएगा, इस टाइप का सवाल फिक्स है। एक क्वेश्चन जरूर देगा आपकी किताब में, दे दिया जाएगा के का मान बताइए। यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हो, इतने के मूल समान या लिख देगा बराबर हो। ठीक, इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। इसके जस्ट पहले वाला जो सवाल बताया और ये भी सवाल, इसको कंप्लीटली ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए के का वह मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान या बराबर हो। जब ऐसा सवाल दे दे, ठीक है, जब ऐसा सवाल दे दे कि द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए या किसी चर का मान ज्ञात कीजिए, तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन वहां पर एक तरीका मिलेगा आपको। क्या? यहां पर दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण के मूल समान है। जब भी इस प्रकार से कह दे कि मूल समान है, तो मूल समान होने की स्थिति में विविक्तकर बराबर क्या होता है? 0 होता है। देख लीजिए, मूल समान होने की स्थिति में क्या होता है? विविक्तकर बराबर 0। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिख लीजिए। समीकरण क्या है आपका? 2x² + kx + 3 = 0। यहां से आप निकालिएगा a का मान 2, b का मान आपका हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा 3। हमने यहाँ पर तुलना करने पर नहीं लिखा, लेकिन आप समझ लीजिएगा। ठीक है, a b c का मान प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जब मूल समान है तो विविक्तकर बराबर 0 होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा जब मूल समान है तो विविक्तकर d बराबर 0 होगा। अब विविक्तकर d बराबर 0 होगा। विविक्तकर का सूत्र रखिए। विविक्तकर का सूत्र होगा v² - 4ac = 0। b का मान यहाँ क्या है? k है, k का स्क्वायर -4 × a का मान क्या है आपका? 2 × c, c का मान क्या है? 3 बराबर 0। अब k का स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 × 24 बराबर 0 हो जाएगा। अब k का स्क्वायर बराबर 24 बन जाएगा, +24 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर √24 हो जाएगा। अब इनको और सरल कराएंगे तो हो जाएगा k बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहां पर आपने k का मान प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से 2-3 एग्जाम्पल लगा लीजिए अच्छे से, और यह आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हम कक्षा 10 के मैथ का चौथे अध्याय द्विघात समीकरण का जो क्लास था, जो पूरा उसका बेसिक था, जो एग्जाम्पल्स थे, हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो इसके सवाल बच जा रहे हैं उस सवालों का मैं एक महामैराथन लेकर आऊँगा,
और उस महामैराथन में आपके सभी अध्याय से केवल मुख्य प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों की केवल चर्चा होगी। अभी केवल वन शॉट क्लास दिया जा रहा है, आपका पूरा टोटल चैप्टर रिवाइज कराया जा रहा है। यह एक प्रकार से समझ सकते हैं रिवाइज क्लास है। लेकिन हाँ, इसी रिवाइज क्लास में आपके जहाँ जहाँ पर मुख्य टॉपिक है, मुख्य हेडिंगें हैं, ठीक, वहाँ पर आपको सचेत कर दिया जा रहा है कि यहाँ से आपके सवाल आने हैं, तो मान लीजिए कि एकदम फिक्स आने ही है, जान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा और आपके अपने हर ग्रुपों में इसे शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके और साथ ही साथ हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।